गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज अप्रैल 7 2026। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर कौन बने हैं? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी मोहम्मद शमी, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन डी लसिथ मलिंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार। यह जो उपलब्धि है खास क्यों है? क्योंकि आईपीएल में जो ज़्यादातर 200 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज हैं वो सारे स्पिनर रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार जो है वो पहले फास्ट बॉलर बने हैं। तो ये बात याद रखिएगा आप कि पहले जो आईपीएल में जो पहले फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 200 विकेट लिए वो है भुवनेश्वर कुमार। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान को ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी मुरादाबाद, ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ इसको इसलिए क्योंकि यहाँ तो फिरोजाबाद में बड़े पैमाने के ऊपर ग्लास और कांच के उत्पाद बनाए जाते हैं। उसकी खास बात यह है कि यहाँ पर खासकर चूड़ियाँ, पूरे भारत के लिए जो चूड़ियाँ यहाँ प्रसिद्ध हैं, ग्लास बैंगल्स। और फिरोजाबाद को इसलिए सिटी ऑफ बैंगल्स भी कहा जाता है। और फिरोजाबाद में आप छोटे बड़े उद्योग बहुत से जो कांच से रिलेटेड, ग्लास के उत्पादन से रिलेटेड हैं वो यहाँ मिलेंगे। तो याद रखना कि ग्लास कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर सिटी ऑफ बैंगल्स किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा फिरोजाबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एथलेटिक्स सीरीज 2026 में मेंस लॉन्ग जंप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी मुरली श्रीशंकर, ऑप्शन डी तेजस्विनी शंकर, ऑप्शन डी अविनाश साबले। तो इसका सही आंसर है मुरली श्रीशंकर। और इनकी जो लॉन्ग जंप थी वो कितने मीटर की थी? वो लॉन्ग जंप थी 8.15 मीटर की। ये बात आप याद रखना कि इंडिया एथलेटिक्स सीरीज 2026 में मेंस लॉन्ग जंप किसने जीता? मुरली श्रीशंकर ने। और उनका जो लॉन्ग जंप था वो कितने मीटर का था? 8.15 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्ण हुआ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर किस उद्देश्य से विकसित किया गया? जो ये WDFC है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे नेटवर्क का एक हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन ए है पैसेंजर ट्रेन जो उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है फ्राइट मतलब माल परिवहन को तेज और एफिशिएंट बनाने के लिए, ऑप्शन सी है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन डी है मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्राइट, परिवहन को तेज और एफिशिएंट बनाने के लिए। मतलब मालगाड़ी जो है उनसे जो माल जाता है उसको तेज और एफिशिएंट बनाने के लिए इसका इसका निर्माण किया गया है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का। इसके कुछ एक और फायदे भी हैं, और फायदे जैसे गुड्स ट्रेन जो है, जो माल गाड़ियाँ हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी एक तो। नंबर दो, पैसेंजर ट्रेन से भी पहले लोड जो होता था, गुड्स जो होता था वो कैरी होता था, तो उनके ऊपर जो है वो उनके ऊपर लोड कम होगा। अब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी। और ये मेनली कहाँ से कहाँ चला है, कहाँ से कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर है दिल्ली से मुंबई। आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये दादरी से मुंबई तक का कॉरिडोर बनाया गया है, वेस्टर्न कॉरिडोर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ सेंसेक्स जनगणना के जनक, भारत के फादर ऑफ सेंसेक्स जनगणना के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेनरी वॉल्टर, ऑप्शन बी लॉर्ड मायो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी WC क्लेवडेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हेनरी वाल्टर। तो हेनरी वाल्टर ने 1830 में
ढाका में, जो कि प्रेजेंट में बांग्लादेश में, पहला व्यवस्थित जनसंख्या सर्वे किया था। उसमें खास बात है कि उन्होंने केवल न केवल लोगों की गिनती की, बल्कि उनके बारे में एक विस्तृत जानकारी, मतलब पूर्ण रूप से जानकारी एकत्र की थी, इकट्ठा की। और भारत की जो पूर्ण रूप से अगर हम जनगणना की बात करें पूरे देश की, तो वो 1881 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में हुई थी। और जिसमें जो सेंसेक्स कमिश्नर थे, जनगणना आयुक्त थे, वो थे WC प्लोडेन। और यह जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1881 वाली, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनगणना एक साथ की गई थी। और यहीं से हर 10 साल में जनगणना करने की परंपरा भी शुरू हुई थी। तो याद रखना, भारत के फादर ऑफ सेंसेक्स किसे कहा जाता है? वो हेनरी वॉल्टर, जो कि 1830 में जनगणना करवाई। लेकिन पूरे देश की जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। और जो 1830 की जो जनगणना थी उसे सेंसेक्स ऑफ सिटी कहा जाता है। ऑप्शन, अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में शुरू किया गया साधना सप्ताह 2026 मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ा है? ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन बी सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए, ऑप्शन सी है सुशासन मतलब गवर्नेंस और सेवा वितरण मतलब सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए, ऑप्शन डी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सुशासन और गवर्नेंस और सेवा वितरण सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए। साधना, और इसका मेन उद्देश्य था कि सरकारी कामकाज को बेहतर बनाना, जनता तक सेवाओं को तेजी से और प्रभावी तरीके से पहुंचाना। और इसका मेन फोकस था गवर्नेंस इंप्रूव करना, पब्लिक सर्विस को एफिशिएंट बनाना और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। हमारा, अब हम आगे अपने अगले इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी नॉर्थ अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंटार्कटिका। इस इस महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि यह पूरे साल, पूरी तरह से पूरे साल भर यहाँ बर्फ जमी रहती है। यह पूरी तरह से बर्फ और हिम जो स्नो होती है उससे ढका रहता है। और यह जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। तो याद रखना, व्हाइट कंटिनेंट किसे कहा जाता है, किस महाद्वीप को कहा जाता है? वो है अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 8, किस शौक को किंग ऑफ हॉबीज कहा जाता है? किंग ऑफ हॉबीज कहा जाता है। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी गार्डनिंग, ऑप्शन सी स्टैम्प कलेक्टिंग, ऑप्शन डी फोटोग्राफी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टैम्प कलेक्टिंग, मतलब जो डाकघर की जो टिकटें होती हैं। तो पहले के जो राजा महाराजा थे उन्हें रेयर जो स्टैम्प्स थी, डाकघर की जो टिकटें थी, उन्हें इकट्ठा करने का एक शौक था। जैसे आज के टाइम में भी हम देख सकते हैं कुछ लोगों को पुराने सिक्के या करेंसी, अलग अलग देशों की करेंसी इकट्ठा करना ये सब पसंद है। तो ऐसे ही पहले के राजा महाराजाओं को जो रेयर जो पोस्ट स्टैम्प्स थी उन्हें कलेक्ट करने का शौक था। तो वहीं से इसका नाम हुआ किंग ऑफ हॉबीज कहा जाता है। किंग ऑफ हॉबीज किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है स्टैम्प कलेक्टिंग, जो डाकघर की जो टिकटें होती हैं उन्हें कलेक्ट करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन ए है 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 अप्रैल। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है कब मनाया जाता है? आंसर 6 अप्रैल। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? हम मनाया तो जाता है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है खेलों के माध्यम से शांति, विकास और एकता को बढ़ावा देना। तो याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अप्रैल, ऑप्शन बी 3 अप्रैल, ऑप्शन सी 4 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 5 अप्रैल। भारत में जो नेशनल मैरीटाइम डे है
हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो दिन है 5 अप्रैल, वो SS लॉयल्टी जो जहाज है उसकी पहली यात्रा जो थी 1919 की याद में मनाया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए और वीडियो के लिए कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।